हेलो। किरण, कीर्ति, कैसे हो? किरण, कैसे हो? आप लोगों ने कहा हमें वो क्वेश्चंस के भी आंसर दे दीजिए। उम्मीद तो नहीं थी मुझे कि इतना ज्यादा मतलब तुम। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो ठीक है, जैसा हमने डिसाइड किया है टीम ने भी मिलके, और से भी बात हुई, तुम्हारी कॉल्स भी रिसीव हुई है, तो हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एज इट इज आएंगे। आप लोग इतना मतलब वो कर रहे हो कि आपको अपना बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा वहां। ठीक है, आपको वहां पे क्या करना होगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करने हैं। मैं आपको कुछ रेडीमेड पॉइंट्स दे रही हूँ, आपको इन क्वेश्चंस का यूज और जगह करना है। ठीक है, वहां पे मैं नहीं होंगी तुम्हारे साथ, तुम्हें बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। समझ रहे हो? रेनू बाला आ गई क्या क्लास में? की वजह से क्लास लग रही है, तुम्हें बता दूं मैं। उनको थैंक्स कहना। और एक ने तो मेरे को आज धमकी दे दी थी। हम्म। मैडम जी, और की क्लास कैंसिल करो, मारी लियो। हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। तो शुरू करते हैं। जो 22 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, उसको एक एक करके मैं सारे ही डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि पता है क्या है, मैंने आप लोगों को समझ ही लिया अंततः। मैं पहला क्वेश्चन कराऊंगी तो कॉल आएगी, मैडम मेरे को तो सेकंड में प्रॉब्लम थी। मैं सेकंड कराऊंगी तो कॉल आएगी, मैडम मेरे को तो पांचवें में प्रॉब्लम थी। तो मैं लाइन वाइज सारे ही करवा रही हूँ। ठीक है, मैं मेरा धर्म निभा रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कि अपने को क्या क्या करना है। कल 5 क्वेश्चन, देन 5 क्वेश्चन, इस तरीके से कर करके हम इसको करेंगे। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, या पहले दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बिहेवियरिज्म, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी सबको व्यवहारवाद वाले सवाल में। इस सवाल को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, और जैसा मैंने दिया था उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका है एग्जामाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवाद उपागम की महत्ता बताइए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और किस वजह से ये डिक्लाइन हो गया, इस उपागम का, व्यवहारवाद का पतन क्यों हुआ, ये सवाल बन सकता है। दूसरा सवाल, जैसा हमने देखा था कि राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक क्रांति है, आपको इसके ऊपर कमेंट करना था। अब कमेंट करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सिर्फ इसकी बड़ाई करनी है, हम इसके बारे में बुराई भी करेंगे। बुराई इन द सेंस एक पॉजिटिव वे से हम इसकी कमियां भी बताएंगे कि किस तरीके से ये खराब माना गया, और क्योंकि इसमें कमियां थी इसलिए उत्तर व्यवहारवाद लेके आए गए। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में आप कैसे डील करोगे, आपने क्या लिखा है इस क्वेश्चन के बारे में, मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया दोगे? आपने क्या सोचा है, मुझे लिख के बताओगे आप लोगों ने क्या सोचा है? आवाज आ रही है ना मेरी? एक बार मुझे लिख के बताओ एक आधा पॉइंट कि आप लोगों ने क्या सोचा है। क्या होता है व्यवहारवाद? व्यवहारवाद क्या सिचुएशन होती है? व्यवहारवाद वाले जो होते हैं, बिहेवियरलिस्ट जो होते हैं, वो ना क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ एक ऐसी कॉमन चीज तो है जो हर इंसान में कॉमन है, और हर परिस्थिति में वो वैसे ही बिहेव करेगा। मतलब अगर कोई एक, हम पॉलिटी एक फील्ड उठा ले, हम राजनीति एक फील्ड उठा ले, तो उस फील्ड के अंदर जितने भी नेता लोग हैं, हमने कैटेगरी ले ली नेता की, तो जितने भी नेता हैं वो एक तरीके से बिहेव करेंगे ही करेंगे, यानी डिप्लोमेसी की बात करेंगे, वो कभी स्पष्ट नहीं होंगे। हाँ या ना में उत्तर ना देके बातों को उलझाने वाला व्यवहार हर नेता का पाएगा।
यानी वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अगर एक कैटेगरी, एक ग्रुप, एक समूह अगर हम छांटते हैं तो उन सब के अंदर एक जैसा बिहेव होता है। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद वाले क्या बोले, बोले ऐसा थोड़ा ना, हर वक्त सिचुएशन बदल रही है और हर सिचुएशन के अंदर इंसान अलग तरीके से बर्ताव कर रहा है। तो हम व्यवहारवाद इंसान के हिसाब से या कैटेगरी के हिसाब से ना लेके हम परिस्थितियों के हिसाब से व्यवहार को जज करें तो फायदा होगा। ये उत्तर व्यवहारवाद वालों की बातें थी। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इस सवाल को हम कैसे शुरू करेंगे। ठीक है विजेंद्र, क्या लिखा आपने? आप अच्छे आंसर्स लिखते हो। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक अप्रोच लिखी। चलो देखते हैं। देखो क्या बताया मैंने कि 1920 में इसका जो दृष्टिकोण है, व्यवहारवाद का दृष्टिकोण 1920 में चार्ल्स मैरियम ने उभारा था। हमने क्या बता दिया, कब से आया और कौन लेके आया, तो चार्ल्स मैरियम लेके आया। पहले इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। 1940 के दशक तक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रमुख दृष्टिकोण बन गया। मतलब 20 में सबसे पहली बार इसके बारे में बात हो रही है और 1940 तक ये हो गया कि ये एक अलग फील्ड हो सकता है स्टडी के लिए। फिर राजनीतिक वैज्ञानिकों में राजनीतिक विज्ञान क्या कह रहे हैं कि ये मतलब जो जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ना, उनको एक डिससेटिस्फैक्शन, एक असंतोष था कि कुछ तो ऐसी चीज है जो हम मिस कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान में। तो राजनीतिक वैज्ञानिकों ने मानव बुद्धि में प्रगति का पूरा उपयोग करने के लिए इस चरित्र के व्यवहारिक दृष्टिकोण को शुरू कर दिया। मतलब कि ये मैंने क्या किया, मैंने लिंकेज बनाने की कोशिश की है। अपने इंट्रोडक्शन से मैंने अपने आंसर की लिंकेज बनाने की कोशिश की है कि व्यवहारवाद क्यों आया। क्यों आया? क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल थ्योरीज थे, जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, वो डिससेटिस्फाइड थे, वो व्यापक रूप से असंतुष्ट थे। उनको ऐसा लग रहा था कुछ तो मिसिंग है। तो इसलिए उन्होंने एक अलग ही फील्ड में पढ़ाई करने की सोची, दैट इज व्यवहारिक, यानी दैट इज बिहेवियरिस्ट। ठीक है। और प्राकृतिक दुनिया के सामने इसको पेश करने की कोशिश की। अब इसके अंदर क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान वैज्ञानिक तरीकों पे जोर देने लगा, मतलब साइंटिफिक मेथड पे जोर देने लगा। डेविड ईस्टन इसके प्रणेता है। डेविड ईस्टन एक सूची प्रदान करते हैं जिसमें व्यवहारवाद की विशेषताएं उन्होंने बताई है। मतलब वो क्या कहते हैं, बुद्धि है व्यवहारवाद में, आप एक बौद्धिक आधारशिला डालते हो, मतलब इंटेलेक्चुअल बातें करते हो। ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट की इंटेलेक्चुअल फील्ड है ये। व्यवहारिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण क्यों है, फिर मैंने ये बताने की कोशिश की कि क्यों इसको क्रांति की तरह कहते हैं। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाता है ये, एक तो। दूसरा, लोगों को दैनिक जीवन के करीब लाता है। इसने मानव के व्यवहार को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया और इसने पॉलिटिक्स के विज्ञान यानी पॉलिटिकल विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान को पूर्वानुमेयता, यानी कि आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अब इंसान ये डिसीजन लेगा। आप पहले ही पूर्व अनुमान लगा सकते हो किसी के व्यवहार को जान के। ठीक है, ये तो इसकी अच्छी बात। और क्यों इसको क्रांति की तरह कह रहे हैं, आप इसको पैराग्राफ में या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, यहां तक लिख दिया महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसे 4 पॉइंट बना दो। पहला पॉइंट, ये राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाता है। दूसरा पॉइंट, लोगों को दैनिक जीवन के करीब लाता है। तीसरा पॉइंट, मानव व्यवहार को राजनीति से जोड़ दिया। चौथा पॉइंट, इसने पूर्व अनुमान पता करने की भी हमें मदद की। तो इस तरीके से आप 4 पॉइंट भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने पैराग्राफ में आपको बताने की कोशिश की है, आप पॉइंट्स भी बना सकते हो। उसके बाद अब हम इसकी कमी बता रहे हैं, क्योंकि कमेंट करने को कहा है तो जरूरी नहीं है हम सिर्फ अच्छी ही बातें बताएंगे। हम क्या कह रहे हैं, इतने फीचर्स के बाद भी इसके आलोचना की गई, इसको क्रिटिसाइज किया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका समर्थन करना गलत है, क्योंकि व्यक्ति हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में समान तरीके से व्यवहार नहीं करता। कुछ घटनाएं अनिश्चित है, हमें पता ही नहीं क्या घटने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग हमेशा कठिन होगा। हम हर तरीके से, क्योंकि विज्ञान जहां आ गया, साइंस जहां आ गया, वहां फैक्ट आ गया। आप चीजों को डायनेमिक बदलाव की तरह नहीं रखोगे, आप एक तरीके से रखते हो। जैसे हीलियम का सिंबल ये है तो पूरी दुनिया के अंदर यही है, ये बदलेगा नहीं। इसको 1 कहते हैं तो ब्रिटेन में, यूएस में, इंडिया में हर जगह इसको 1 ही कह रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को। इसको सोडियम कह रहे हैं तो हर जगह सोडियम, क्योंकि साइंस क्या कहता है कि ये फैक्ट है, ये जो यूनिवर्सल होते हैं, साइंस ये कह रहा है। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवाद है वो क्या कहता है, कहता है आप हर तरीके से एक चीज को जोड़ ही नहीं सकते। फिर हमने ये भी कह दिया कि यह भी महसूस किया गया कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से
बहुत प्रॉब्लम्स भी आने लगी, राजनीतिक समानताएं, राजनीतिक प्रणालियां जो है वो थोड़ी मैथमेटिकल मॉडल में बदल गई, गणितीय, यानी कि आप हर चीज को फैक्ट्स से जोड़ने लगे, जो पॉलिटिक्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। फिर 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 20वीं सदी के बाद आधुनिक, उत्तर आधुनिक पोस्ट बिहेवियरिज्म का उदय होता है, जिसके कारण भी बिहेवियर जो था वो गिरावट आई। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इसका कंक्लूजन लिख रहे हैं। हमने इसके पॉजिटिव बताया, हमने इसके नेगेटिव, अब हम इसका कंक्लूजन लिख रहे हैं कि लोकप्रियता में गिरावट के बाद भी ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना, और इससे बहुत सारे मतलब प्रणाली का, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और अलग अलग दृष्टिकोण के संयोजन के लिए भी ये काम आता है। बस 3 लाइन में हमने इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया और ये पूरा आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, कहाँ से आया ये बता दिया, फिर एक लिंक दे दिया कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि असंतोष आ गया था। फिर इसको क्रांति क्यों कह रहे हैं, इसके 4 फायदे बता दिए मैंने। फिर ये कह दिया कि हालांकि अच्छा तो है लेकिन फिर भी कमियां है। फिर बता दिया कमी के बावजूद भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैंने इस आंसर को तोड़ दिया। आपको समझ आई बात, समझ आई कि नहीं आई? कुछ नहीं लिखा आपने? क्यों नहीं लिखा, समझ नहीं आया था क्या? यस सुनील। यस, पॉलिटिकल एक्टर और व्यवहार पर सेंटर्ड है, यस सही है। तुम्हें समझ आ गया ना? बताओ समझ आया नहीं आया, थम्स अप दो मुझे। इतने बच्चों से लड़के तुम्हारी क्लास ले रही हूँ, गाली दे रहे होंगे वो मुझे। थम्स अप दो, क्लास समझ आई नहीं आई? गुड इवनिंग राधा। दूसरा क्वेश्चन करें? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नॉर्मेटिव और इंपेरिकल अप्रोच पे है। अगला क्वेश्चन नॉर्मेटिव और इंपेरिकल अप्रोच, यानी कि मानक, ठीक है, और हिंदी अनुभव्यजनक दृष्टिकोण, मानक और अनुभव्यजनक, ठीक है। नॉर्मेटिव में क्या होता है, सारी बात होती है आइडियलिज्म की, आइडियलिज्म आदर्शवाद की, ऐसा होना चाहिए, ओट टू बी, ये बात करता है ऐसा होना चाहिए की, ओट टू बी, सम्मान करो बड़ों का, ये मतलब शिष्टाचार की बातें, मोरल बातें, रियलिस्ट बात नहीं करना, दिस इज नॉर्मेटिव अप्रोच। एम्पिरिकल वाले बात करते हैं फैक्ट्स पे, एम्पिरिकल वाले बात करते हैं व्हाट इज, क्या है, वास्तविकता क्या है। होना चाहिए छोड़ो, ये भी था कि तुम्हें अपने हिसाब से सेल्फ एफर्ट करने चाहिए थे, लेकिन हकीकत क्या है, नहीं किए, है ना। तो नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल क्या कहती है, इम्पेरिकल बताती है फैक्ट की बातें, अनुभव्यजनक यानी आपने ऑब्जर्वेशन से क्या ऑब्जर्व किया कि हकीकत में क्या है, दैट इज इम्पेरिकल। और नॉर्मेटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव मानक का मतलब क्या होता है, जहां पे आप कहते हो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मैडम को ये 22 क्वेश्चन कराने चाहिए, ठीक, समझ गए बात को। तो इस तरीके से ये नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल अप्रोच होती है। अभी समझते हैं। अब सवाल है उनकी जो विवाद है, मतलब कि दोनों जो थ्योरी है अपनी, नॉर्मेटिव है और इम्पेरिकल है, ठीक है, उसके ऊपर डिबेट क्या चलती है, मतलब डिबेट उसने मुश्किल बना दिया सवाल को। डिबेट का मतलब ये दोनों के बारे में आपको लिखना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता। एक तरीका है आप बीच में लाइन लगा के ऐसे ऐसे आंसर लिख दोगे, वो बेस्ट तरीका है, वो बेस्ट तरीका है। बट क्योंकि मुझे टाइप करना था, तो इसलिए, क्योंकि मुझे टाइप करना था इसलिए मैं इस तरीके से आपको डिफरेंस नहीं लिखने में सक्षम नहीं थी, ठीक है। कॉपी में लिखती तो मैं ऐसे लाइन लगा के फिर मैं उसके आंसर को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करती, क्योंकि पढ़ने वाले को आसान लगता है, पैराग्राफ पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के लिए ये क्या कह रहा है, राजनीतिक सिद्धांत के लिए मानक और अनुभव्यजनक दृष्टिकोण, पहले हम दोनों के बारे में कुछ कॉमन इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। दोनों ही ट्रेडिशनल अप्रोच है, पारंपरिक दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है।
दोनों दृष्टिकोण की जो जड़ें हैं, यानी दोनों जो अप्रोचेस हैं, उनकी जो जड़ है, उनकी जो रूट्स है, वो ग्रीक सिटी स्टेट्स में मिली। मानक दृष्टिकोण आइडियलिज्म प्लेटो में था ना, फिलोसोफर किंग होना चाहिए, तो राजा को पत्नी और प्रॉपर्टी नहीं रखनी चाहिए, तो ये फिलोसफिकल बातें कर रहा है। ओट टू बी क्या होना चाहिए, ये किसी कैसी बातें कर रहा है, ये एम्पिरिकल नहीं कर रहा है, ये नॉर्मेटिव बातें कर रहा है। ठीक है, इसमें हेगल आ जाएगा, बर्लिन आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएंगे। जबकि जो एम्पिरिकल है, अरस्तु रियलिस्ट था, मैकियावेली रियलिस्ट था, हॉब्स लॉक ये रियलिस्ट है। मैकियावेली साफ साफ कहता था कि पावर कंसंट्रेशन करोगे तो आपको कोई आंख नहीं दिखा सकेगा। राजा को साफ कहा उसने, कहा कि अपनी जनता को के अंदर भय पैदा कर, प्यार पैदा करे ना करे वो तेरी मर्जी है, लेकिन भय पैदा कर। रियलिस्ट बात कर रहा है, हकीकत यही है। आज यही किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इज्जत या प्यार पैदा करे ना करे, लेकिन भय जरूर है कि ये कहेंगे तो हमारे ऊपर सेडिशन के केस लग जाएंगे। समझ रहे हो? तो वो रियलिस्ट लोग हैं, यानी वो वास्तविकता की बात कर रहे हैं। तो आप एग्जाम्पल डाल सकते हो अरस्तु का, हॉब्स का, लॉक का, मैकियावेली का। ये सब कौन है? ये सब रियलिस्ट लोग हैं, ये सब इंपीरिकल बातें करते हैं। ठीक है, विद्वान मानव दृष्टिकोण यानी कि जो आपका नॉर्मेटिव अप्रोच है, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, इनकी बातें करते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरे वाले क्या कहते हैं? न्याय हम ले लेंगे पावर के दम पे, है ना, समानता हम ले लेंगे पावर के दम पे, अगर समानता नहीं मिलेगी तो ऐसा कर देंगे। वो रियलिस्ट बातें कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक जांच का उद्देश्य यह समझना है कि क्या होना चाहिए, न कि क्या है। यानी जो मानक दृष्टिकोण है, जो नॉर्मेटिव वाले हैं, वो क्या कहते हैं? क्या होना चाहिए, इस बात पे नहीं कहते कि क्या है। वे मौजूदा प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे, शासन में सुधार के लिए समझ को लागू करेंगे, राजनीति और नैतिकता के बीच कोई अंतर नहीं करते। वो पॉलिटिक्स और मोरालिटी एक ही चीज मानते हैं, जबकि इंपेरिकल वाले कहते हैं पॉलिटिक्स कभी मॉरल हो ही नहीं सकती, जो व्यक्ति नेता है वो शिष्ट हो ही नहीं सकता, बिना भ्रष्टाचार आप चला के ही दिखा दो दुनिया को। तो वो ऐसी बातें कहते हैं। ठीक है, दूरदर्शी से होते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके की बातें करते हैं। उसके बाद जो अनुभव्य जनक यानी कि जो इंपेरिकल वाले होते हैं, उनकी बातें हम लिख देंगे। ये किसी घटना को समझने के लिए अनुभव, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं फिर बोलेंगे। ठीक है, और ये जो मानक दृष्टिकोण है उसका विपरीत तथ्यों की तलाश करेंगे। यानी वो मतलब क्या करेंगे, वो दार्शनिक विचारों की बात नहीं करेंगे, वो अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन करेंगे और फैक्ट्स को ढूंढने, तथ्यों को ढूंढने लगेंगे। उनकी चिंता ये नहीं होती कि क्या होना चाहिए, वो क्या कहते हैं कि क्या है, सच क्या है, सत्य की तलाश करते हैं वो, सही गलत की बजाय। सही गलत बोले हो भाड़ में जाए, सही है गलत है कोई नहीं, लेकिन है क्या ये तो पता लगे। ठीक है, अनुभव्यजनक दृष्टिकोण के विद्वान जो होना चाहिए, मतलब कि हम क्या कह रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे की आलोचना करते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, नॉर्मेटिव वाले को एम्पिरिकल बुरा लगेगा, एम्पिरिकल वाले को नॉर्मेटिव बुरा लगेगा। ठीक है, कोई भी विद्वान पूरी तरीके से मानक यानी नॉर्मेटिव या पूरी तरीके से एम्पिरिकल नहीं होता, सब मिक्स एंड मैच होते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति के लिए सबसे उपयुक्त है एक अनुशासन में, एक डिसिप्लिन में दोनों दृष्टिकोण को मिक्स कर देना। ना तो कोई व्यक्ति सिर्फ नॉर्मेटिव हो सकता, ना कोई व्यक्ति सिर्फ इंपेरिकल हो सकता। आप अपने घर में, अब आप एक बात बताओ, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, मान लीजिए मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, मेरे भाई ने मर्डर कर दिया, मेरे भाई ने किसी का मर्डर कर दिया। अब मैं इसको, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मैं कोशिश करूंगी ना मेरे भाई को बचाने की। यानी वास्तविकता क्या है, यहाँ शिष्टता को भूल गई मैं, मोरालिटी तो कुछ और कहती है, मोरालिटी तो कहती है भाई को सजा दिलवा, लेकिन यहाँ मैं क्या बन गई, यहाँ मैं इंपीरिकल बन गई, यहाँ मैं अनुभव्य जनक बन गई। लेकिन यही यही आईएएस ऑफिसर जब किसी और के लिए डिसीजन लेना है, वहां वो नॉर्मेटिव बन जाएगी, नहीं इसको तो सजा मिलनी चाहिए, वहां वो इंपीरिकल नहीं रहेगी। तो क्या कहते हैं कि प्रकृति कैसे चलेगी, जब दोनों दृष्टिकोण का एक बैलेंस हो, ना तो कोई व्यक्ति कंप्लीटली नॉर्मेटिव है, ना ही कोई व्यक्ति कंप्लीटली इंपेरिकल। बस हमने क्या बताया कि दोनों ट्रेडिशनल अप्रोच है, बता दिया कहाँ से आई, ग्रीक सिटी स्टेट से आई, एग्जाम्पल दे दिए दोनों के, इंट्रोडक्शन हो गया सिंपल शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों के फीचर बता दिए कि नॉर्मेटिव वाले क्या कहेंगे, इंपेरिकल वाले क्या कहेंगे, और दोनों के एक बेसिक सा कंक्लूजन लिख दिया। बस सिंपल सा आंसर था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। बताइए आपको समझ आया नहीं आया? समझ आया ना?
एनी डाउट? हाँ जी, यूटोपियन था। ये संध्या, बेस्ड ऑन नॉर्म्स प्रिंसिपल। डाउट है कोई? नहीं है तो प्लीज फिर से थम्स अप दो कि समझ आ गया, और तीसरा क्वेश्चन पे चले हम। जल्दी बोलो। नहीं समझ आया राधे? राधे हुड्डा। अच्छा, मतलब डाउट नहीं। अभी चले तीसरे क्वेश्चन पे, कि जो नारीवादी थी, महिलाएं थी जो नारीवाद से जुड़े हुए लोग हैं, वो राज्य के बारे में क्या कहते हैं, है ना, वो राज्य के बारे में क्या कहते हैं। ठीक। चलो, अभी तीसरा है फेमिनिस्ट अप्रोच बतानी है आपको। इसमें ना मैंने आपके वर्ड लिमिट से बहुत परे लिख दिया, बहुत ज्यादा लिखा है वर्ड लिमिट से, ताकि आप, क्योंकि फेमिनिस्ट पे क्वेश्चन 100% आएगा, तो आपके पास कुछ कोट्स होने चाहिए रेडीमेड, उसके कैटी के, ठीक है, या सुजैन मॉलर ओकिन के। ये सब बड़ी बड़ी फेमिनिस्ट हैं, जो क्या कहती है, देखो फेमिनिस्ट ना कभी भी, जो नारीवादी लोग हैं ना, वो कभी भी ये नहीं कहती कि नारी को आगे लेके आओ। वो क्या कहती है कि हमको नारियों को पुरुषों से पीछे मत समझो। वो यूं नहीं कहती कि हमको आगे लाओ, वो यूं कहती है कि हमको समानता दे दो बस। और जितने भी ये थिंकर्स हैं, कोई परिवार की बात कर रहा है, कोई समाज की बात कर रहा है, कोई राज्य की बात कर रहा है, कोई राष्ट्र की बात कर रहा है, इनका एक ही व्यू है कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन औरत की बात कोई नहीं कर रहा। क्योंकि ये व्यक्ति, ये जो देश है, ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पैट्रियार्की है, और एक डिमांडिंग सा नेचर होता है मेल व्यक्ति का। तो जब तक आप महिलाओं के लिए बातें नहीं उठाओगे, उनकी उनकी आवाज नहीं बनोगे, तब तक आप कितने भी थ्योरीज बना लो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, इक्वालिटी आएगी ही नहीं। इनका ये व्यू होता है। ठीक है। तो अब ये दो तरीके से बताती है, एक तो स्टेट को पब्लिक स्फीयर की तरह, और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर की तरह, कि राज्य का यूज किया जाता है। जो पुरुष व्यक्ति, जो पुरुष है, वो राज्य का यूज करेगा औरत के ऊपर शक्ति दिखाने के लिए। स्टेट लॉज बना देगा, ठीक है, कि पुरुष व्यक्ति ये करेगा, वो करेगा। तो मतलब आप वहां पे स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण की तरह यूज कर रहे हो। और दूसरा पब्लिक स्फीयर, मतलब कि जो आपका समाज है उसको रेगुलेट करने के लिए राज्य है। राज्य रेगुलेट करके ये बताएगा कि पुरुष ये काम कर सकता है, महिला वोट नहीं डालेगी, महिला ये काम नहीं कर सकती, महिला चार दीवारी में ही रहेगी। तो पब्लिक स्फीयर की तरह रेगुलेटर भी बन जाता है वो। तो ये दो तरीके से डिफाइन कर रही है। मैं हिंदी वाले मीडियम को लेके जाती हूँ, हालांकि इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे इसको, ऊपर मैंने दिया हुआ है। राज्य पर नारीवाद दृष्टिकोण पे चर्चा। नारीवादियों के पास राज्य के लिए कोई अलग नारीवादी सिद्धांत नहीं था, अलग से कोई, इन्होंने कोई अलग से थ्योरी नहीं दी, लेकिन वो राज्य को एक तटस्थ अभिनेता के रूप में देखती। मतलब कि ये एक ऐसे मतलब दे व्यू स्टेट एज न्यूट्रल एक्टर। ये स्टेट कुछ नहीं करता महिलाओं के लिए। राज्य को पितृसत्तात्मक कहती है, मतलब पैट्रियार्की, पुरुष प्रधान वाला कहती है, और उसकी आलोचना, उसकी बुराई करती है। और सुधारात्मक कार्यवाही की मांग भी करती है, मतलब उसके अंदर रिफॉर्म्स की बातें भी करती है। हीगल जैसे विद्वानों ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर के मार्च के रूप में, मतलब ये तो राज्य को भगवान ही कह रहा है, ठीक है। और जबकि जबकि जो कार्ल है वो राज्य को सबसे बड़ा दुष्ट कह रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि कार्ल ने क्या किया, जो हीगल कह रहा है उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। ये क्वेश्चन दिया ना मैंने कि अपसाइड डाउन वाला, उसके अंदर यही लिखना है कि किस तरीके से हीगल और मार्क्स अलग अलग है। हीगल क्या कहता है और मार्क्स क्या कहता है। हिगल जैसे विद्वानों ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर के रूप में माना,
और परिवार को परोपकारिता यानी कि यूनिवर्सल, ये तो हमेशा दया ही रखता है, परिवार में तो कोई भेदभाव होता ही नहीं, परिवार से अच्छा इंस्टीट्यूशन तो कोई होता ही नहीं, तो हीगल ये बातें कर रहा है। लेकिन नारीवादियों को ये गलत लगता है। राज्य को नारीवादी परिप्रेक्ष्य, मतलब अगर कोई फेमिनिस्ट थिंकर होगी तो वो दो तरीके से राज्य को बताएगी, एक तो रेगुलेटर यानी नियामक की तरह, और दूसरा साधन यानी इंस्ट्रूमेंट की तरह, इंस्ट्रूमेंट की तरह और रेगुलेटर की तरह। ठीक है, तो दो तरीके से राज्य को पेश करेंगे। प्रारंभिक नारीवादी मुख्य रूप से मताधिकार से चिंतित थे। शुरुआत में क्या हुआ, फीमेल को इतनी लड़ाई करनी पड़ी वोटिंग राइट्स के लिए। वे चाहते थे कि राज्य उन्हें समान नागरिक के रूप में मान्यता दे। आप याद करो प्लेटो क्या कहता था, कहता था विमेन्स, स्लेव और फॉरेनर ये सब कुछ नहीं है, ये सब तुच्छ प्राणी है, साफ कहता था प्लेटो। एरिस्टोटल भी महिलाओं के बारे में कुछ ना कर सका, समझ रहे हो। और बड़े बड़े थिंकर जिन्होंने बहुत अच्छी फिलोसफी दी, उन्होंने भी विमेन्स को कुछ पावर दी ही नहीं। तो ये यूं ही कहती है कि जो नारीवादी है वो मुख्य रूप से मताधिकार से चिंतित थी। शुरुआत में तो वोटिंग राइट्स के लिए लड़ी, भाई हमको भी नागरिक मान लो, हमको भी सिटीजन मान लो। प्लेटो कहता था ये सिटीजन नहीं होती है। ऐसे सोचा गया था कि मतदान के अधिकार में महिलाएं आगे रहेंगी, लेकिन मतदान जैसे जैसे बढ़ा, महिलाओं के जीवन में कोई खास बदलाव आया नहीं। इनका कहना ये है। मतदान के बारे में बता दिया। तब नारीवादियों ने आर्थिक सशक्तिकरण पे ध्यान केंद्रित किया कि हमको पैसा कमाना पड़ेगा। मुख्य रूप से समाजवादी नारीवादियों द्वारा संचालित था। जो आर्थिक सशक्तिकरण था यानी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट था, वो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ने सोचा। ये सोचा कि जब आर्थिक समानता आएगी महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। लेकिन उनके लिए तब भी कुछ खास बदलाव नहीं आया। कुछ विद्वानों ने आलोचना की कि घरेलू काम के लिए आर्थिक मान्यताओं की कमी ने महिलाओं की स्थिति को नुकसान पहुंचाया, यानी कि जो महिलाएं घर में काम करती है उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं समझता, इसलिए महिला पीछे है। कुछ लोगों का ये कहना है। उन्होंने राज्य के इस अवैतनिक श्रम, विशेषकर घरेलू देखभाल कार्य को विनियमित करने के लिए प्रावधान, मतलब कि कुछ थिंकर क्या कहते थे, जो हमारी मदर, भाभी, बेटी, बहन जो हमारे घर में काम कर रही है, हमारे लिए खाना बना रही है, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू मानता ही नहीं है। उसको तो यूं कहते क्या है तुम्हारा काम है, उसको कुछ वेतन थोड़ा ना दे रहा है राज्य, यानी कि अवैतनिक श्रम है, बिना सैलरी, नॉन सैलरी लेबर आप कर रही है सारे दिन। तो कुछ जो फेमिनिस्ट थिंकर थे उन्होंने राज्य को क्या कहा कि राज्य आपको ये एक्सचेंज करने की जरूरत है, आपको ये बदलने की जरूरत है। ऐसी डिमांड उठी राज्य को लेकर। फिर उसके बाद कट्टरपंथी नारीवादियों ने उदारवादी और समाजवादी नारीवादी दोनों की आलोचना की। कुछ नारीवादी ऐसी थी जो उदारवादी बात कर रही है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमें नहीं तो पुरुषों को भी आजादी दे दो, हमें भी दे दो। लेकिन कट्टरपंथी साफ कहती है पुरुषों से मतलब नहीं है, हमें तो अपनी आजादी चाहिए। वो क्या कहती है कि पुरुष सत्ता राज्य सत्ता के साथ मजबूत होगी। जैसे जैसे स्टेट की पावर बढ़ी, पुरुष यानी मेल और ज्यादा मजबूत होता गया। वे उदार उदार विद्वानों की आलोचना करने लगी। मतलब वो क्या कहती हैं कि ये जितनी भी बातें हैं, महिलाओं के लिए सभी पद और कार्यालय खुले होने के बावजूद वहां पे महिला पहुंच ही नहीं पाती। समानता में अंतर होना चाहिए, समानता की सरल धारणा उन्होंने स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा राज्य को मतभेदों को बराबर करने और पिछले उत्पीड़न की भरपाई, मतलब जो कट्टरपंथी है वो कह रही है कि ठीक है तुम समान कर दोगे हमें, पर उससे क्या, जो आज तक हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता आया उसका तो हिसाब पूरा नहीं हुआ। तो जो कट्टरपंथी नारीवादी औरतें हैं वो, उनका क्या कहना है कि हमको कदम उठाने चाहिए, ठीक है, हमारा जो उत्पीड़न हुआ उसकी भरपाई के कदम उठाने चाहिए। फिर क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत राजनीतिक है। कैट मिलेट का ये कहना है कि ये तो यौन राजनीति है, राजनीति कुछ नहीं है, महिलाओं का यौन शोषण है और कुछ भी नहीं है। राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके की बात वो करती है कि शुरुआत घर से ही होती है। भाई भाई बहनों के साथ असमान व्यवहार जो होता है वो खत्म करना चाहिए, राज्य को इस पर रोक लगाने की भूमिका निभानी चाहिए। लिंग और लिंग की विभेदक अवधारणाओं को खत्म करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबल प्रियदर्शनी योजना, ये सब चीजें हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, समझ गए। तो पुरुषों के बारे में बहुत सारी बातें या फिर राज्य के बारे में बहुत सारी बातें आप यहीं से उठा सकते। ये कंटेंट अलग अलग फेमिनिस्ट के क्वेश्चन में काम आएगा। समझ आ रही है बात।
नहीं प्रिया, कंप्यूटर वालों का हो गया 1 अक्टूबर का, अपना तो नहीं होएगा। प्लेटो कहाँ विमेन विमेन को कहाँ पॉलिटिक्स के अंदर आने देता था? प्लेटो विमेन को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। हाँ ठीक है, फर्स्ट फेमिनिस्ट था क्योंकि कहीं कहीं उसने आवाज उठाई महिलाओं के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आने देता महिलाओं। ठीक है, तो आज की क्लास में ये 3 क्वेश्चन हमने किए हैं। अब तुम्हारे जो और क्वेश्चन थे कहाँ गए? 1 मिनट रुकना। देखो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद प्लेटो का कम्युनिज्म कंपेयर इट विद मॉडर्न कम्युनिज्म, ये मैं कराऊंगी। ये 4 क्वेश्चन यूं मान के चलो अपने हो चुके हैं। ठीक, और कोई हुआ है क्या? ये वाला भी आप लोग कर लोगे ना, जो मैं मार्क कर रही हूँ कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वाले। पॉलिटिकल कल्चर भी कराया तो था मैंने। प्रेशर ग्रुप वाला मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप वाला करा दिया है। एरिस्टोटल का गुड भी मैंने आपको करा दिया था। जो मैं बोल रही हूँ, एग्री हो तो बताना। रोल ऑफ इंडिया इन यूएन, रिसेंट चैलेंजेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यूएस हेजेमनी वाला हमने कर लिया था। अब बताओ मुझे, जिस पे टिक किया है सिर्फ मैंने ही किए थे, तुमने भी कर लिए? पूनम का है कि टिप्पणी और चर्चा करें, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, चाहे टिप्पणी है चाहे चर्चा है, आप टिप्पणी यानी कमेंट के अंदर भी आप ये कह सकते हो, पहले पॉजिटिव बता दिया फिर नेगेटिव। चर्चा के अंदर भी आप पॉजिटिव नेगेटिव चर्चा कर रहे हैं किसी चीज पे, उसकी अच्छाई बुराई दोनों बता सकते हैं, लेकिन जो कंक्लूजन है वो आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। मैं अगर तुम में से एक को भी यूं कह दूं ना कि जो लिखा है वो दिखा दो, एक के पास भी नहीं पाएगा। ये करवा देना, वो करवा देना, मैं अगर तुम्हें यूं कह दूं ना, ऐसा कुछ नहीं है टिप्पणी में नेगेटिव डोमिनेंट रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी पे टिप्पणी कर रहे हो तो जरूरी है गलत ही कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है नेगेटिव डोमिनेंट वाला। ईमानदारी से बताओ कितने स्टूडेंट्स ने लिखे हैं ये? ईमानदारी से ये बताओ कितने स्टूडेंट्स ने लिखे हैं?
आलोचना में भी आपको शुरुआत 2-3 लाइन पॉजिटिव लिख के फिर आपको नेगेटिव लिखना है। आलोचना कीजिए कौन कहता है? आलोचना कोई नहीं कहता। ये सवाल नहीं बनेगा कि आलोचना कीजिए। तो तुम खुद बताओ, पेपर तुम्हारा है क्या मेरा है? सोच के यूं बताओ, पेपर तुम्हारा है कि मेरा है? तुम खुद जरा भी एफर्ट्स नहीं कर रहे। कितने लिखे हैं कुछ, किरण? कितने? राधा कितने? तो ये कुछ कुछ के नंबर भी तो होते होंगे, 3, 4, 5, कितने लिखे? चलो जितने लिखे हैं ना अभी पोस्ट करना। 5 क्वेश्चन लिखे हैं राधा ने। राधा अभी पोस्ट करना मुझे इसमें सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव ग्रुप में। मैं अभी ओपन कर रही हूँ उसको। ठीक है किरण, ये 12-13 क्वेश्चन मुझे पोस्ट करो अभी। ठीक है राधा, किरण, राधे, पोस्ट करो अभी। विजेंद्र ने तो लिखे ही नहीं। ठीक है तो कल मिलेंगे और ये स्टूडेंट्स अभी पोस्ट करेंगे।